your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर में होंगे। तो आज हम भारत के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की तरफ से इंडो चाइना फाइट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये ज्वलनशील मुद्दा, इसके पीछे क्या कारण हैं, इसके इतिहास क्या हैं और भारत क्यों इसे अपनी ज़मीन बताता है जबकि चाइना इसे अपनी ज़मीन बता रहे हैं। क्यों यहाँ पर फाइट हुई, इस फाइट में कैसे कितने लोग शहीद हुए, क्या कैसा हुआ, ये सब हम बताएंगे। साथ साथ ये यूपीएससी और बाकी पीएससी एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ हर आम इंसान का कर्तव्य है जो भी इंडो चाइना फाइट के बारे में थोड़ी भी इंटरेस्ट लेता है उसे इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी A to Z। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि आपका नज़रिया निश्चित तौर से सकारात्मक दृष्टि से परिवर्तित हुआ है और बहुत सी ऐसी पॉइंट्स आपको प्राप्त हुए हैं जो आज तक आपको पता नहीं थे या जिस बारे में आपने कभी गंभीरता से नहीं सोचा है। तो शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि अभी हम मोटा मोटा ये नक्शा देख रहे हैं कि क्या है कारण की वजह, तो दौलत बेग ओल्डी तक काराकोरम से लेकर ये रोड बन रही है जो भारत सरकार बना रही है, इस पे जो है चीन सरकार दखल दे रही है और चीनी सैनिक इसके विरोध के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 5 राज्य जो हैं वो LAC में आते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वह सीमा रेखा है जहां पर 1962 के युद्ध विराम के बाद भारत और चीन की सैनिक स्थिति थी, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल घोषित हो गई। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बार बार यहाँ पर इसको ब्लॉक करता जाऊंगा, जो भी ब्लॉक करूँ वो चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के वह 5 राज्य कौन से हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मिलते हैं। पहला है लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है अभी, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और अंत में आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा तो करेंगे ही, इसके पहले हम देखते हैं कि आज हम इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। पहली बात, हम चलेंगे इसके इतिहास की तरफ से। हम डायरेक्ट तात्कालिक कारण न पढ़ते हुए शुरुआत से लेकर चलेंगे कि क्यों आखिरकार भारत इस पर अपना हक जताता है और क्यों यह सामरिक और राजनयिक दृष्टि से भारत का ही अंग है। तो लद्दाख का इतिहास पढ़ेंगे हम। उसके बाद आज़ादी के बाद अर्थात भारत की आज़ादी के बाद भारत और चीन के बीच क्या संघर्ष हुआ या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है या क्या कदम उठा सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और अंत में पढ़ेंगे आम नागरिकों के कर्तव्य कि हम आम नागरिक के तौर पर किस तरह यहाँ पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर जो है लद्दाख का इतिहास। अगर मैं इसे चाहूँ तो शुरुआत में हड़प्पा काल से लेकर चलता हूँ। अब आप सोचेंगे हड़प्पा काल से क्यों, तो मैं यह दर्शाना चाह रहा हूँ कि भारत का अंग लद्दाख किस तरह से है, शुरुआत से ही अंग है। ठीक है, तो प्राचीन काल से हम जानते हैं कि जब हड़प्पा काल था जो कि हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक चला है, तो उसमें इसकी उत्तरी राजधानी क्या थी या फिर कहा जाता सबसे उत्तरतम बिंदु क्या था हड़प्पा सभ्यता का, मांडा। ठीक है, और वहीं पर पश्चिम में अगर मैं देखूं तो पश्चिम में इसका सबसे पश्चिमोत्तर पॉइंट क्या था, तो ये था सुतकांगे डोरिया बलूचिस्तान के अंतर्गत जो पड़ता है। तो ये मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि मांडा जो है वह आज का हमारा हिस्सा नहीं है, अर्थात मांडा जो आता था वो जम्मू कश्मीर, आज के जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन तो चीनी सभ्यता भी थी, तो फिर चीनी सभ्यता का अंग क्यों नहीं हो सकता लद्दाख। तो इसके बारे में मेरा तर्क यही है कि दो सभ्यताओं के बीच कम से कम इतनी दूरी तो होनी चाहिए कि वो दोनों बराबर और परस्पर फल फूल सकें। तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लद्दाख किस प्रकार से भारत का ही हिस्सा था या उस टाइम में नहीं भी था तो भारत के ही इर्द गिर्द था, जिसे हम आज नहीं कह सकते। जबकि मैं चीन की स्थिति भी समझाऊंगा कि चीन किस तरह भारत का पड़ोसी बाद में बनता है। तो हम देखते हैं लद्दाख के इतिहास की ओर। तो हम देखते हैं शुरुआत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सभी अलग अलग रियासतें हुआ करती थी और इन सब में अलग अलग शासक राज्य किया करते थे।
अब 1808 की बात आई तो 1808 में हम जानते हैं कि सिख के शासक जो हैं महाराणा रणजीत सिंह जी थे, तो उनकी शक्ति इस टाइम पे चरम पे पहुंच गई थी। इन्होंने पाकिस्तान और सिंध प्रांत तरफ क्षेत्रों को जीतने के बाद उत्तर की ओर रुख किया और देखते हैं 1808 में जम्मू को जीत लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोगरा राजवंश के जो शासक थे किशोर सिंह उस टाइम पे यहाँ पर राज करते थे जम्मू में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1819 का जो पॉइंट है, उन्होंने अपने विजयश्री को आगे बढ़ाते हुए 1819 में कश्मीर को जीत लिया और इसी के साथ 1834 में लद्दाख को भी जीत लिया और इन सबको संयुक्त करके जम्मू राज्य में मिला दिया। अब हम देखते हैं कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद निश्चित तौर से सिख रियासत का पतन आरंभ हो गया था और सिख की शक्ति कमजोर होने लगी थी, जिसके फलस्वरूप गुलाब सिंह का प्रभुत्व तो बढ़ गया। अब मैं गुलाब सिंह की चर्चा कर रहा हूं। गुलाब सिंह वही व्यक्ति हैं जो किशोर सिंह के पुत्र हैं, ठीक है। तो गुलाब सिंह ने जम्मू पे अपना वर्चस्व दोबारा कायम करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1846 में जब पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तब अंग्रेजों की विजय हुई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुलाब सिंह ने। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और वह क्यों दिया, इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिख की शक्ति पहले ही कमजोर थी, तो गुलाब सिंह अपना पुराना राज्य जो है वो वापस पाना चाहता था। वह जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन तो बिल्कुल नहीं करेगी, तो वह चाहता था उसका किसी तरीके से लाभ हो। तो अब 1846 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इसके फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई, जिसमें मुख्य बात मैं बता रहा हूँ, 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को यह पूरा जम्मू राज्य प्रदान कर दिया गया। और वह किस लिए किया गया, क्योंकि पहली बात तो गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से मित्रता की और दूसरी बात सिखों के विपरीत इन्होंने चढ़ाई करने में मदद की। तो अब हम आगे के वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि सबसे पहले अक्साई चीन क्या है। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं, भाई अक्साई चीन, ये अक्साई चीन क्या है। तो हम देखते हैं, इसके बाद शुरुआत की पृष्ठभूमि देखते हैं और बिल्कुल तथ्यात्मक चीज़ें हैं। तो हम जानते हैं कि शुरुआत में मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1800 से 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि EIC का भारत में लगभग कब्जा हो गया था। तो हम देखते हैं 1865 में जो है W.H. जॉनसन, इन्होंने एक रेखा बनाई जिसे जॉनसन लाइन कहते हैं 1865 में, और भारत वर्तमान में इसी लाइन का उपयोग करता है अपने मैप के लिए। अर्थात अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन के भाग को किसने प्रदर्शित किया था, तो जॉनसन ने सबसे पहले प्रदर्शित किया था, जॉनसन लाइन के थ्रू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा माना था। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो 1899 में एक और दल बना जो कि जॉर्ज मैकर्टने के नेतृत्व में बना था। इन्होंने अक्साई चीन को चीन का हिस्सा माना और क्लॉड मैकडोनाल्ड को चीन में वार्ता करने के लिए भेजा। परंतु इसमें रोचक बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि अक्साई चीन को तो इन्होंने चीन का हिस्सा मान लिया, अब चीन पर यहाँ पर सीधे विवाद खत्म हो जाता चाहिए था। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1865 में जॉनसन लाइन खींच के चीन को इसके बारे में बोला कि भाई चीन आओ बात करते हैं और अपना हिस्सा, अपनी सीमा रेखा को तय करते हैं, तो चीन ने बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब हम देखते हैं कि 1899 में भी जॉर्ज मैकर्टने ने अक्साई चीन को चीन का हिस्सा माना। अब तो बात चीन के पक्ष में भी हो गई थी। और इसके बाद ये भी नहीं, मैकडोनाल्ड को चीन वार्ता के लिए भी भेजा गया कि भाई आप जाओ, सूचित करो और उनके प्रतिनिधि दल को बुलाओ या फिर बैठक करके हम इस चीज़ को संपन्न करते हैं। तो अब इस पर भी क्या विवाद था कि इसमें भी यह था कि चीन ने कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं। अब चीन ने कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि तब तक जो जिंगपिंग प्रांत था और जो तिब्बत का एरिया था वह चीन के हिस्से में था ही नहीं। तो कहा जाए तो डायरेक्टली चीन किसी भी तरीके से भारत के आसपास भी नहीं था। अब इसकी पृष्ठभूमि हम बाद में बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि 1865 में जॉनसन लाइन और 1899 में मैकडोनाल्ड लाइन के बारे में जब चीन को सूचित किया गया तो उसने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। मगर अचानक 60 साल बाद 1959 में
अक्साई चीन को चीन ने अपना हिस्सा स्वीकार किया। अब इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? क्योंकि 1859 में ही तिब्बत पर कब्जा किया था। और यहाँ पर अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि उसके जस्ट पहले ही जिंगयांग प्रांत पर चीन ने अपना कब्जा किया और वहाँ पर से जो रोड थी वो रोड अक्साई चीन से होते हुए तिब्बत तक बनाना चाहता था। अब अगर वह इस बारे में बात नहीं करता कि अक्साई चीन उसका भाग है, तो वह खुद ही फंस जाता कि वह दूसरे राष्ट्र के सीमा रेखा के अंदर से सड़क तिब्बत तक कैसे निकाल रहा है। और आप तो हमेशा से जानते हैं कि चीन की जो नीति है वह साम्राज्यवाद की ही नीति रही है। तो तिब्बत पर अपना अधिकार जमाने के लिए जिंगयांग प्रांत से एक रोड निकाली गई जो कि अक्साई चीन होते हुए जाती थी। इसलिए उसे इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ा कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा ना होकर उसका ही हिस्सा है, जबकि हम सब देख रहे हैं कि दूर दूर तक चाइना का यहाँ पर से कोई लेन देन था ही नहीं। अब देखते हैं 1962 में हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत थोड़ी बहुत कमी की वजह से, आयुधों की कमी की वजह से हार गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब LAC हुई या फिर जब शांति समझौता हुआ, तो उसमें क्या हुआ, LAC निर्धारित की गई कि भाई जहाँ पर शांति समझौते के समय चीन की स्थिति है या चीन के सैनिक हैं वहाँ पर चीनी रेखा मानी जाएगी और जहाँ पर भारत के हैं तो भारतीय रेखा मानी जाएगी। मगर इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर राज्य का 10% भाग, लगभग 38,000 किलोमीटर जो है वह अक्साई चीन का हिस्सा बन गया। और उसके बाद से लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो ही रही है, क्योंकि चीन अपने साम्राज्यवादी नीति से बाज आ नहीं रहा है और भारत भी अपना अखंड टुकड़ा किसी को देने को तैयार नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। उसके बाद से ही पैंगोंग झील और गालवान नदी, जो कि भारत और चीन दोनों की सीमा रेखा में आती है, परंतु चीन उसे बोलता है कि पैंगोंग झील पूरी की पूरी उसकी ही है और गालवान नदी भी उसकी ही है। तो यहाँ पर से शुरू होता है तात्कालिक मुद्दा कि किस प्रकार गावलान नदी को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। अब इसका कारण क्या है गावलान नदी का? क्योंकि गावलान नदी के इस पार और उस पार के क्षेत्र में ही भारत और चीन की स्थिति है, जबकि गावलान नदी जो है वह सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो दोस्तों, अब हम भारत और चीन की वर्तमान स्थिति की ओर देखते हैं कि किस तरह यह चालू हुआ। तो हम देखते हैं कि जिस तरह भारत ने एक रोड बनाने के लिए पहल की, तो दौलत बेग ओल्डी के पास और काराकोरम से दौलत बेग ओल्डी तक भारत अपनी एक रोड बनाना चाहता है। अब चीन को इससे क्या दिक्कत है, जबकि यह भारत के ही सीमा के अंतर्गत आता है। चीन की दिक्कत यह है कि इससे भारत का पक्ष मजबूत हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि चीन ने पहले ही यहाँ पर सड़क निर्माण कर रखा है। उसको रसद, भारी हथियार, गोला बारूद, किसी भी चीज़ के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी एक रोड है जिससे वह अपने सभी इक्विपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट मंगा लेता है। जबकि भारत के पास आप जानते हैं कि ये गालवान नदी के पास गालवान घाटी है, जो कि करीबन 80 डिग्री तक खड़ी चढ़ाई की पड़ती है। तो यहाँ पर सैनिकों को आना और बार बार यहाँ पर गश्त देना बहुत ही अधिक मुश्किल और दुष्कर भरा काम है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मार्ग है नहीं जहाँ पर से सैनिक लगातार इस पर पहरा दे सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गालवान नदी के पास यहाँ पर भारत के सैनिक जब गश्त के लिए आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर चीन के 80 से अधिक टेंट लग चुके हैं, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि गश्त डेली नहीं हो पाती है। पहली बात, इतना दुर्गम और ठंडा इलाका है कि यहाँ पर बार बार गश्त करना बहुत मुश्किल है और 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई है, तो सैनिक बार बार उतर कर वहाँ तक नहीं देख सकते हैं। इसके बाद टेंट बनाया, जिसके बारे में भारत ने अपना कड़ा रुख जताया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाल ही में फिंगर 4 इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की, उसको अपना हिस्सा बताने की कोशिश की। जिसके बाद आज की जो वर्तमान भारत है, हम इसके लिए धन्यवाद देंगे मोदी जी को कि आज का जो वर्तमान भारत है उसने भी चीन को कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। चीन ने यहाँ पर करीबन अपने 5,000 सैनिकों को लाया और यहाँ पर टेंट के हिसाब से 5,000 सैनिकों को तैनात कर दिया कि यह इलाका हमारा है। तो भारत ने भी
सीधा सीधा वैसा ही जवाब देते हुए अपने भी 5,000 सैनिकों को यहाँ पर नियुक्त कर दिया कि अब हम भी उतने ही दम से बराबर आपके साथ फाइट करेंगे। इसके बाद राजनयिक वार्ता का दौर चालू हुआ। देखा कि दोनों की शक्तियाँ अब तो बराबर हैं, 5,000 सैनिक हैं। और भारत की शक्ति यहाँ पर कैसे मजबूत होती है, क्योंकि जो गालवान घाटी है उसकी चोटी तो हमारी हो रही है, तो हम ऊपर से बड़े आसानी तरीके से चीनी सैनिकों को अपना शिकार बना सकते हैं या उनको किसी भी तरीके से हटा सकते हैं। तो अब राजनयिक वार्ता का दौर चालू हुआ। इसके बाद सैन्य वार्ता का दौर चालू हुआ, जो कि एलजी लेवल की मीटिंग थी। 6 जून 2020 को चुशुल इलाके में हुई। चुशुल इलाका जो है यहाँ पर पड़ता है, जिसमें भारत के एलजी हरिंदर सिंह ने भारत की अगुवाई की और चीनी एलजी से बात किया। इसके बाद हम घटनाक्रम को देखते हैं कि चीनी सैनिक कुछ हद तक पीछे हट गए थे, परंतु वह अपने हरकतों से बाज आने वाले तो थे नहीं। इन्होंने फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा और आगे की ओर फिर से चढ़ाई चालू की। इसके बाद सैन्य वार्ता का सेकंड दौर आया, जो कि मेजर जनरल लेवल का था। 10 और 12 जून को हुआ। इसके बाद फिर यही हुआ स्थिति कि फिर कुछ देर के लिए चीन शांत पड़ गया और अपने सैनिकों को पीछे हटाने को बोला, और भारत भी अपने सैनिकों को थोड़ी बहुत पीछे कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जो कि तात्कालिक घटनाक्रम है, और इसके बाद भारत ने चीन का कड़ा विरोध किया। 16 जून 2020 को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। भारत के कर्नल लेवल के अधिकारी संतोष बाबू जो हैं शहीद हुए। वह निहत्थे चीनी टेंट्स के पास गए और चीनी अधिकारियों से बातचीत की, परंतु चीनी अधिकारियों को नहीं पता क्या था। उन्होंने विद्रोहात्मक रुख रखते हुए हिंसात्मक तरीका अपनाया और पत्थरों और रॉड से ही भारतीय सैनिकों की पिटाई चालू कर दी, जो कि निहत्थे थे। इस घटनाक्रम में 20 जवान शहीद हुए, परंतु चीन के भी 40 जवान लगभग हताहत और गंभीर तरीके से घायल हुए हैं। इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि सभी सैनिक जो हैं वह बिहार रेजिमेंट से आते हैं, और इसमें हमारे एक कर्नल लेवल के अधिकारी की शहीदी हुई है, जिनका नाम है संतोष बाबू। ये हैदराबाद के निवासी थे। तो दोस्तों, अब हम इसके चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है कारण। किस कारण से आखिरकार चीन यह सब कदम उठा रहा है या ऐसी राजनीति कर रहा है। हम देखते हैं कि चीन की साम्राज्यवादी नीति हमेशा से ऐसी ही थी। चीन हमेशा से साम्राज्यवादी नीति के पक्ष में था। इसके तर्क में अगर मैं कहूँ तो तिब्बत पर जब चीन का कब्जा हुआ था 1959 में जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद वहाँ का जो प्रेसिडेंट थे माओ जोडांग, उनका एक कथन था जो बहुत प्रसिद्ध कथन था और इसके बारे में बहुत अधिक आलोचना की गई थी। तो उनका एक कथन विश्व प्रसिद्ध है कि उन्होंने कहा था कि तिब्बत पर जीत लेने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। तिब्बत सिर्फ एक हथेली है, इसकी 5 उंगलियां जो हैं अभी वह जीतना बाकी है। अब उसकी 5 उंगलियों के बारे में क्या किसके बारे में कहा था? पहला लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा कहा था कि सिक्किम, चौथा जो है वह भूटान, और पांचवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश। तो हम इसमें जानते हैं कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वो भारत का हिस्सा है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये चीज़ कहा था कि हम अपनी साम्राज्यवादी नीति को कायम करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि शी जिनपिंग भी इसी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। इसी के तहत हम देखते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में आज भी शी जिनपिंग अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगा हुआ है, और वह हमेशा कहते हैं इस चीज़ को कि दक्षिणी चीन सागर उन्हीं का है, जिससे आसपास के सभी देश उनके खिलाफ हो चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि क्या कारण है कि चीन भारत पर इस तरह का हमला कर रहा है। तो गावलान घाटी जो है, गावलान घाटी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो पहाड़ की चोटियां हैं और इसके बाद जो घाटियां आती हैं वह सीधे सीधे 80 डिग्री का कोण लेकर आती हैं, जो कि भारत के लिए फायदेमंद होता है। वो कैसे फायदेमंद है कि चीन घाटी के नीचे की ओर है और भारत घाटी के ऊपर की ओर पहरा देता है। तो भारत के सैनिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है चीन के सैनिकों पर हमला करना या किसी भी तरीके से उनकी घुसपैठ को रोकना। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिस तरह अभी विश्व स्तर पर चीन कोरोना से घिरा हुआ है, कोरोना के संकट के कारण उसने कई मामले दबा लिए हैं,
या फिर उसको उसकी जानकारी सही समय पर साझा नहीं की। इस कारण से अमेरिका और बाकी पूरे यूरोपियन कंट्रीज और बाकी देश जो हैं वह चीन से काफ़ी हद तक नाराज हैं और उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए हैं। तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने जो कि ताकतवर हैं, इन्होंने अपनी अपनी जांच आयोग के लिए सिफारिश की और WHO से काफ़ी बार शिकायत की कि इस पर चीन की स्थिति आप स्पष्ट करें। तो हम देखते हैं कि बदले की नीति भी हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी जो विशाल देश हैं और अपने आप में मजबूत देश हैं, इन्होंने जांच कमीशन के लिए रिकमेंड किया कि भाई कोरोना चीन के द्वारा कैसे फैला, या क्या चीन के द्वारा किसी जैविक हथियार के निर्माण के लिए कार्य था, या फिर यह सिर्फ एक जनरल था जो फ्री में फैल गया। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत भी इस पर खुला समर्थन कर रहा है। साथ साथ यूरोपियन कंट्री और बाकी सभी देश, रूस के अलावा, अभी तक रूस का स्पष्ट नहीं है, रूस और पाकिस्तान का तथ्य, मगर बाकी सभी ताकतवर देश लगभग चीन के खिलाफ हैं। तो इस कारण ये दुनिया का ध्यान भटकाने की नीति हो रही है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक कारण क्या हो सकता है, कि किस कारण चीन भारत पर इस तरह के अटैक करने के बारे में सोचता है या फिर किस तरह इसमें घुसपैठ कर रहा है। हम देखते हैं कि कोरोना हमले के बाद से जिस तरह बाकी सभी देश चीन के खिलाफ हो चुके हैं और अपनी इंटरनेशनल कंपनीज को या तो वियतनाम या तो भारत की ओर ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वह यहाँ पर देख रहा है कि उसको आर्थिक तरीके से काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच सकता है। और इसी झुंझलाहट में या इसी बदले की राजनीति में वह भारत के साथ इस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर अभी ही वह समय है कि जब पाकिस्तान और भारत की हमेशा से वार की स्थिति रहती है। हम देखते हैं नेपाल भी इस समय अपने सीमा साझा के तरीके से भारत को परेशान कर रहा है और चीन ने तो घुसपैठ की नीति ही अपना ली। तो हम देखते हैं वह असुरक्षा का माहौल बना रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनियां भारत की ओर आगमन ना करें। वह यह सोचने के लिए विवश कर रहा है कि इंटरनेशनल कंपनियां ये सोचें कि भारत खुद अपनी सीमाओं के लिए इतने देशों से लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहा है या विवाद में फंसा हुआ है, तो वह कंपनियां किसी भी तरीके से इन पर इन्वेस्ट ना करें और चीन पे ही कायम रहें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरह एशिया और विश्व में कोरोना के काल से भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, क्योंकि WHO में डॉक्टर हर्षवर्धन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है, जिससे अब WHO भी किसी न किसी तरीके से भारत के पक्ष में है। हालांकि अभी तक WHO चीन को बेगुनाह साबित करता रहा कि कोरोना के लिए किसी भी तरीके से चीन उत्तरदायी नहीं है, मगर अब जब से डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति WHO के कार्यकारी निदेशक के तौर पे हुई है, वैसे ही भारत की छवि यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ कोरोना काल में हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट जो है वह सभी देशों में पहुंचाई गई है। भारत ने जिस तरीके से अपने आप को तो सुरक्षित किया ही, क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में कहा जाए तो कुछ चुनिंदा मौतें और कुछ लाख संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत अभी विकासशील स्थिति पर है। उसके बावजूद उसने अधिक से अधिक विकसित देशों, यूरोपीय यूनियन और कई देशों को जिस तरह इस टैबलेट की सप्लाई की है और जिस तरह ट्रंप ने खुद कहा है कि वह मलेरिया से बचने वाले इस टैबलेट का उपयोग कोरोना के लिए करते हैं, इससे भारत की छवि निश्चित तौर से मजबूत हुई। तो हम देखते हैं कि यह सब कारण हो सकते हैं चीन के भारत के विरुद्ध नीति के। तो दोस्तों अब हम आते हैं परिणाम और प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए। तो मैं परिणाम के बारे में बताने से पहले यह बता दूं कि यह जो कारण था चाइना का, जिस पर वो इंडिया के ऊपर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है। प्रभाव ये पड़ रहा है कि चीन का जो है एशिया की महत्वपूर्ण ताकत दर्शाना अपने आप को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूस कई समय से शांत है। हालांकि हम सब जानते हैं निर्विवादित रूप से एशिया की सबसे बड़ी ताकत रूस ही है, मगर एशिया में जब रूस शांत हो गया है तो चीन अपना प्रभुत्व एशिया में दिखाना चाह रहा है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के कारण इंटरनेशनल कंपनियां जो चीन से अपना निवेश हटाकर वियतनाम और भारत जैसे देशों पर ला रही है, जो कि विकासशील देश हैं, तो वो किसी भी हद तक नहीं चाहेगा कि भारत में यह निवेश बढ़े, क्योंकि वह जानता है कि भारत में यह निवेश आने के साथ ही वह विकसित राष्ट्र बनने की ओर अपने कदम रखने लगेगा या फिर बहुत जल्द ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा।
तो हम देखते हैं कि यही असुरक्षा की भावना वह उत्पन्न करना चाह रहा है विदेशी कंपनियों के प्रति, कि वह यह माहौल क्रिएट करना चाह रहा है कि भारत लगातार युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तो क्यों कोई कंपनी भारत में इन्वेस्ट करे, क्योंकि जानते हैं युद्ध के काल में हर कंपनी को नुकसान होगा, चाहे वह व्यापारिक हो या फिर किसी दूसरे तरीके से हो। तो हम बढ़ते हैं परिणाम की ओर कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो व्यापार पर रोक लग सकती है, या फिर हो सकता है कि हम अपनी आयात कर को बढ़ा दें चीन के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन का सामान बहुत सस्ता होता है। इस कारण भारत की जनता इसे हंसते हंसते और बड़ी सहजता से ले लेती है। तो हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर आयात कर बढ़ा दे, जिससे चीन का सामान महंगा हो जाए और भारत की तरफ से जो भारत के नागरिक चीन को सहयोग देते हैं उनका सामान खरीद कर वह कम हो जाए। हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप इंडो चाइना वार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है जो कि खामोशी से हर जख्म सह लेगा। आज का भारत जो है आत्मनिर्भर भारत है, और जहां मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट चलते हैं, तो वह इस तरीके से अपने आप को दिखा रहा है कि इंडो चाइना वार की स्थिति उत्पन्न हो। मगर जिस तरह हमने देखा कि 5000 चीनी सैनिकों के बदले में मोदी जी ने भी 5000 चीनी सैनिकों को तुरंत डिप्लॉय कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से उनसे अब डर कर जीने वाले नहीं हैं। आंख से आंख मिलाने की स्थिति में भारत है, क्योंकि यहाँ पर भारत सिर्फ अकेला नहीं है। अगर अकेले लड़ने की बात है तो भारत तो अकेला भी जीत सकता है अभी के डेट में, मगर भारत के साथ अब दूसरे देश भी साथ साथ खड़े हैं। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया लगभग चीन के विपरीत हो चुकी है। और रही बात रूस की, कि रूस चीन का समर्थन कर सकता है, तो रूस खुद अभी कोरोना से इतना अधिक हद तक जूझ रहा है कि मॉस्को, मैं आपको बता दूं, मॉस्को विश्व का पहला ऐसा शहर है जहां सर्वाधिक मरीज मिलते हैं। यहाँ पर डेली संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस कारण से रूस भी अपने आप को बचाने के अलावा वह दूसरे पे आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि भारत और रूस हमेशा से दोस्त रहे हैं, तो जब भी अगर युद्ध की बात आएगी तो रूस तटस्थ रहेगा। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि सेकेंड फ्रंट वार हो सकता है। अब ये सेकेंड फ्रंट वार कैसे हो सकता है? तो सेकेंड फ्रंट वार में हम देखते हैं कि यहां पर सीपेक जो है, जो पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके में चीन का इन्वेस्ट है ना, अपने आयात के लिए, अपने निर्यात के लिए उसने एक सड़क बनाई है जो सीपेक है, चाइना पाक इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जहां पर से वह अपने व्यापार को बढ़ाएगा या समृद्ध करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चीन यहां पर से भी डिप्लॉय करके हमारे खिलाफ युद्ध की रणनीति छेड़ सकता है। साथ साथ पाकिस्तान तो हमेशा से ही ताक में रहता है कि भारत किसी तरीके से कमज़ोर पड़े और यहाँ पर युद्ध का माहौल क्रिएट हो और हम युद्ध में भाग ले सकें। तो हम देखते हैं कि अगर सेकेंड फ्रंट वार होता है कि यहाँ पर से चीन युद्ध करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उतर ही जाएगा, या फिर उसका मित्र राष्ट्र बनकर उतर जाएगा और हमारा विरोधी राष्ट्र बनकर, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा ही दोस्त होता है। और चीन के एहसानों में पाकिस्तान इस तरह दबा हुआ है कि कभी भी उसकी बात को टाल नहीं सकता। तो इस स्थिति में क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वार जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कहने में बहुत ही आसान है थर्ड वर्ल्ड वार, मगर हम सभी जानते हैं कि अगर चीन या पाकिस्तान ने संयुक्त होकर भारत के खिलाफ कोई चढ़ाई की, या फिर चीन ने अकेले ही भारत के खिलाफ कोई चढ़ाई की, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, साथ ही यूरोपीय नेशन इस तरह से चीन से भड़के हुए हैं कि वह किसी भी तरीके से चीन की इस गुस्ताखी को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सभी की सहमति जो है और सभी की सिंपैथी जो है वह भारत के साथ है। क्योंकि भारत ने इस मुश्किल वक्त में अपनी मलेरिया की टैबलेट जो है सभी देशों में बांटी, जिससे कारण कई हद तक कोरोना की रोक करने में सभी को मदद मिली है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो चंदा है, या पाकिस्तान जो है खुद भीख पर चल रहा है अमेरिका के द्वारा, तो पाकिस्तान किसी भी स्थिति में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा जिससे वह अपने देश को बर्बाद कर सके। क्योंकि पाकिस्तान खुद यहाँ पर कोरोना से निपट रहा है, उसके पास खुद के पास कोई साधन नहीं है, खाना खिलाने के पैसे नहीं है, इतना अधिक वह गर्त में जा चुका है और इतना अधिक उस पर बोझ चढ़ा हुआ है आर्थिक रूप से कि वह किसी भी स्थिति में युद्ध का मोल नहीं लेगा, किसी भी स्थिति में, चाहे वह चीन का परम मित्र ही क्यों ना हो। इसके साथ
हमारे ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब हम आगे तो दोस्तों अब हम अपने अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आम नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्य। यह परीक्षा उपयोगी जरूर नहीं है, मगर एक देश के वासी होने के कारण हम सबका यह कर्तव्य है कि हम इन सब चीज़ों का सम्मान करें, और ये मेरी पर्सनल प्रार्थना है आप सभी से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीयता का प्रसार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर दलगत राजनीति को भुलाकर सरकार का समर्थन करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई दल जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर कई दल जो हैं वह अपने दलगत राजनीति में इतना ऊपर उठ ही नहीं पाते कि वह राष्ट्रीयता की भावना को अपना सकें, क्योंकि हमारे दलगत राजनीति के कोई भी बड़े कमेंट्स जो हैं वह विदेशी मीडिया और वर्ल्ड वाइड तक ज़रूर पहुंचते हैं। जैसे कि हमारी मीडिया चीन की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है, वैसे ही चीन की मीडिया भी भारत की हर हरकत पर और हर राजनेताओं की हरकत पर नज़र रखती है। तो किसी भी तरीके से उसे यह आभास नहीं होना चाहिए। हम अब जहाँ तक है अपने आंतरिक कलहों में किसी बाहर के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं, और यही चीज़ होना भी चाहिए। मगर जब बात बाहर की हो और बात सिर्फ भारत और चीन की हो, अर्थात दो देशों के बीच की हो, तो वहाँ पर हमें अपने दलगत राजनीति को भुलाकर अपने ही राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि कोरोना काल में भी बहुत सराहनीय विषय है कि कोरोना काल में भी बहुत से दलों ने अपनी राजनीति को भुलाकर सरकार का समर्थन किया और सरकार की नीतियों को स्पष्ट तौर पर माना, जिससे कि काफ़ी कम यहाँ पर इंजरीज हुई और काफ़ी कम तरीके से हमने इंसानों को खोया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करके अपनी राष्ट्रीयता को सिद्ध कर सकते हैं। इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि आज की डेट में जो भी आपके पास चीनी प्रोडक्ट है आप उसे तोड़ दें या उसे बाहर फेंकें या उसे जलाएं। यह विरोध करने का तरीका बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका पैसा जो है वो तो चीन पहुंच ही चुका है, साथ ही इसका जो लाभांश है वह भी भारत सरकार की निधि में जमा हो चुका है। तो मेरी यह प्रार्थना है आपसे कि आगे आने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आप खरीदने से परहेज करें। भले ही वह प्रोडक्ट सस्ते हों, मगर उनको आप खरीदने से परहेज करें, क्योंकि साथ साथ हमको मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को और आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाना है। आज का भारत जो है वह खुद अपनी आपूर्ति की वस्तुएं बनाने में सक्षम है। इसके साथ साथ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सैनिकों के परिवारों का सम्मान करें, उसे किसी भी तरीके से राजनीति में ना घसीटें, और जितना हो सके शहीदों के परिवारों को या शहीदों का सम्मान करें, उस पर किसी भी कमेंट से बचें। क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस, हमारे दल जो हैं वह खुद ही क्वेश्चन उठा देते हैं कि क्या हमारी सेना ने ये सब किया है, क्या ऐसा होता है। तो इसकी दो छवि प्रकाशित होती हैं। पहला तो विश्व स्तर पर आता है कि सीधे सीधे तौर पर जब हमारी खुद की राजनीतिक दल इन्हें नहीं मान रहे हैं कि हमने ऐसा कोई कर्म किया है या ऐसे कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो बाहर की मीडिया या विश्व स्तरीय मीडिया जो है वह क्यों इस चीज़ को मानेगी। साथ साथ इससे सैनिकों का मनोबल टूटता है, जो अपने घर परिवार से बाहर रहकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं इस भरी आपदा के टाइम पर भी। तो उनका यह मनोबल डाउन होने से सीधी बात यह है कि हमारे भारत पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वह हमारे भारत के हाथ पांव हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इंडो चाइना का जो सेशन है वो संपन्न होता है। आपको याद दिलाने की विषय वस्तु यह है कि यह सेशन जो है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट था। साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी था कि इंडिया और चाइना के बीच आखिर यह फाइट कब से चालू हुई और इससे क्या परिणाम थे और यह क्यों हो रहा है। अधिकतर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, मगर हम उसके पीछे की बातों को नहीं जानते हैं। तो निश्चित तौर से मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप इनमें से कई अधिक बातों को जानने लगे हैं और कई नए सारे फैक्ट आपको मिले हैं, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी और बाकी दृष्टियों से आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो भारत के हर गंभीर विषय में आपकी समझ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को संपन्न करता हूं और आशा करता हूं कि यह आपको वीडियो बहुत ही तरीके से परीक्षा उपयोगी लगी होगी और आम नागरिक के तरीके से भी आपने इस वीडियो को समझकर काफ़ी हद तक अपने आप को इस बारे में जो है जानकारी के लिए सक्षम बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए,
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर हो सके वह कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।